नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और चैप्टर 5 फिजिक्स RBSE का छठा भाग आपके सामने आज हम रख रहे हैं। पीछे के 5वें भाग में हमने एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपवन वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया था, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और उससे पहले वाले वीडियो में भी एक अच्छा क्वेश्चन था अपवन वेग और उसका सूत्र स्थापित करना, उसकी परिभाषा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, तो इनको आप क्लियर करना तसल्ली से। उसके बाद में आज एक नॉर्मल सा टॉपिक है जो कि हम कक्षा 10 से लगातार पढ़ के आ रहे हैं, जिसका नाम हमने बहुत बार सुना है। कक्षा 10 विद्युत धारा वाले चैप्टर में इसी के बारे में चर्चा होती है, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। देखो, ओम वैसे इनका उच्चारण की दृष्टि से देखें तो ओहम इनका नाम लिया जाता है, पर अपने ओम ही मिलता है किताबों में। ओम का नियम 1828 के अंदर, ऐसा कहा जाता है 1828 के अंदर जर्मन वैज्ञानिक थे ये। ओम, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में और डिटेल हम निकाल कर आपके सामने वीडियो रखेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रचलित वैज्ञानिक है, बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानते हैं। तो जैसे ही हमारी टीम लगी हुई है, वैज्ञानिकों के लिए भी हम विशेष वीडियो तैयार करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि संडे टू संडे आप लोगों को एक एक साइंटिस्ट के बारे में जानने को मिले, ताकि आप रुचि लेकर उनको देख सकें। तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम कौन कौन से वैज्ञानिकों के बड़े बड़े प्रयोगों के कारण आज ये टॉपिक वगैरह ये पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आसान बना रहे हैं। तो वहाँ पर भी मैं ओम के बारे में डिटेल निकालने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा बताने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। देखो, जर्मनी में ओम का मतलब जर्मन के वैज्ञानिक थे ये, और जन्म हुआ था। और 1828 में इन्होंने चालक में जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा के लिए, किसी चालक में जो करंट फॉलो होता है, उसके लिए एक नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, उस नियम का इतना प्रभाव, उस नियम का इतना उपयोग देखकर, मतलब हालांकि व्यापक नहीं हो पाया ये नियम आगे चलकर, कुछ कमियां भी निकली थी, लेकिन फिर भी चालकों में धारा प्रवाह और के जो भी इसने संबंध स्थापित हुए वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थे इसकी सीमाओं के अंदर। मतलब इस नियम की एक निश्चित सीमा थी, उस सीमा में ये नियम काफ़ी अच्छा साबित हुआ। तो इनके सम्मान में ये ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट था इस नियम के अनुसार, वो ये था कि आप किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर कर दो। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? वो स्थिर रहनी चाहिए। भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई कह दो, उस चालक का ताप कह दो, पदार्थ कह दो, पदार्थ कैसा है, उस पदार्थ की प्रकृति कह दो। ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, मोटाई कह दो, क्यों? लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट, मोटाई आ गई ना, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, ये भौतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। तो किसी चालक की अगर भौतिक अवस्थाएं नियत है, तो यानी इनमें आपको चेंज नहीं करना है। एक चालक ले लो, उसकी लंबाई आपको नहीं बदलनी है, उसका टेम्परेचर नहीं बदलना है, उसका पदार्थ नहीं बदलना है। तांबे का तार है तो तांबे का तार लो, लोहे का तार है तो लोहे का ही रहना चाहिए, जितनी लंबाई का लिया उतनी लंबाई का। ताप मत बदलो, एक नियत ताप पर। मोटाई मत बदलो आप लोग, मतलब तार को पतला मोटा मत होने दो। ठीक है, अगर ऐसी अवस्थाएं अगर आप कर देते हैं, भौतिक अवस्थाएं नियत बना देते हैं, तो ओम का ये कहना था कि जो चालक में धारा बहती है,
है तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, अब धारा कैसे बहती है हमने लास्ट के वीडियो में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। धारा कब बहती है? जब धारा तभी बहेगी जब हम चालक पर बैटरी लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगेगा और धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यही तो पढ़ा था हमने लास्ट के वीडियो में। तो चालक में जो प्रवाहित धारा है वो धारा चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है, हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यानी धारा उस विभवांतर पे भी डिपेंड करेगी, जितनी ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे उतनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट ये निकला इसका, अर्थात V समानुपाती I, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे आप उतने ज़्यादा वोल्टेज, देखो वोल्टेज लगाने का फ़र्क किस पे पड़ेगा? वोल्टेज लगाने का फ़र्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों के अपवन वेग पर। इलेक्ट्रॉन स्पीड से गति करेंगे और जब इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी तो उनमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि I बराबर होता है NaEVd, होता है कि नहीं होता? तो I समानुपाती किसके होता है? Vd के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग और धारा में ये संबंध पढ़ा था हमने, तो धारा अपवन वेग पे डिपेंड करती है, और जो अपवन वेग है, ठीक है, अपवन वेग है वो विभवांतर पर डिपेंड करता है। देखो ये एक सीरीज बन गई है, ये संबंध हमने पढ़े हैं पीछे के टॉपिक के अंदर, पीछे के वीडियो में आपको इनमें ये संबंध मिलेंगे। अपवन वेग और विभवांतर में ये संबंध होता है। तो अगर यही संबंध हम इनमें देखें, ठीक है, तो विभवांतर और धारा में भी संबंध बन सकता है, क्योंकि ये कड़ियाँ जुड़ गई। आप वोल्टेज लगा रहे हो, बाहर से बैटरी की वोल्टेज डाल रहे हो, तो अगर जो बैटरी आपने कनेक्ट की है, आपने एक चालक लिया था, अगर आपको याद है, उसमें आपने एक बैटरी लगाई थी, याद आ रहा होगा, हमने एक चालक माना था और उसमें हमने एक बैटरी लगाई थी। और जैसे मैं नोट्स पेपर रखूं तो आपके सामने, जहाँ तक मुझे पता है, मैं नोट्स पेपर रखने की कोशिश करूं तो ये देखो, याद आ रहा है कुछ? 5वां वीडियो था ये अपना, ये चालक लिया था, यहाँ पर मैंने बैटरी जोड़ी, वोल्टेज लगा रहा है, तो इस बैटरी ने वोल्टेज मतलब आप इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया। जैसे इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया तो ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, स्पीड बढ़ी, इनकी स्पीड बढ़ी, तो इनमें जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई वैसे वैसे धारा जो है उसका मान बढ़ता गया। ठीक है, ये अपवन वेग और धारा के बीच में संबंध था। तो अपवन वेग और विभवांतर में भी संबंध ये होता है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। वोल्टेज बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी। तो साफ सी बात है, अगर मोटे रूप में देखें तो वोल्टेज बढ़ाने से धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सरल करके लिखोगे तो ऐसा लिखा जाता है V बराबर IR, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कॉन्स्टेंट आता है, यहाँ कॉन्स्टेंट आया है R। ठीक है, जहाँ R एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक जो हमने यूज में लिया है, ठीक है, जिसे चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध कहते हैं, यह कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, R चालक का प्रतिरोध कहलाता है। एक कांस्टेंट है ये, समानुपाती कांस्टेंट, अनुपातिक कांस्टेंट है ये, वोल्टेज और धारा का अनुपातिक कांस्टेंट है ये, अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, तो ये ओम का नियम है। बात आ गई समझ में? अगर हम बात करें, आपने ये चीज़ें पढ़ी भी हैं अच्छी तरीके से, प्रतिरोध के बारे में हम चर्चा आगे भी करेंगे, दोबारा भी करेंगे, लेकिन ओम का नियम हमसे ये कहता है कि अगर आप लोग वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचोगे, वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त आएगी, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। ठीक है,
ये ओम के नियम का ग्राफ है, वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचा है तो मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, और इस वक्र की जो ढाल है, इस वक्र की ढाल है, ओम के नियम की एक आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी। आपको अगर कोई डिवाइस दे दे, उस डिवाइस की पहचान करनी है तो उसके लिए वोल्टेज और करंट की वैल्यू नोट करके ग्राफ खींचो। अगर ग्राफ सीधी रेखा आ रही है तो आप समझ जाना ये डिवाइस ओम के नियम की पालना कर रही है। कोई भी युक्ति दे दे, कोई भी उपकरण दे दे, और अगर ये ऐसा नहीं आता है ग्राफ तो हम कहेंगे कि ये युक्ति ओम के नियम की पालना नहीं करेगी। ठीक है, फिर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि इस वक्र की ढाल, देखो ढाल क्या होती है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा। ढाल वैसे हम नॉर्मल रूप में देखें तो एक ग्राफ जिस कोण पे झुका हुआ है उसे हम ढाल कहते हैं। ठीक है, कोई चीज़ जिस कोण पे झुकी होती है उसकी ढाल कहलाती है। और ढाल का जो असली मतलब होता है वो हम tan थीटा के रूप में निकालते हैं, यानी जिस कोण पर ये ग्राफ झुका हुआ है उसकी स्पर्शज्या उस वक्र की ढाल कहलाती है। स्पर्शज्या मतलब tan थीटा हो गया। अब अगर इस ग्राफ से हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो आपको वैल्यू निकालने के लिए मैंने 2 पॉइंट दे दिए। जैसे ये पॉइंट मैंने दे दिया A, ये पॉइंट मैंने दे दिया B। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर अगर आप वोल्टेज और धारा की वैल्यू नोट करो, यहाँ मैंने C पॉइंट लिख दिया। ठीक है, तो देखो A बिंदु पर वोल्टेज हो जाएगी V1, C पर वोल्टेज हो जाएगी V2, यानी B पर कह दो। इधर धारा हो जाएगी I1, इधर धारा हो जाएगी I2। तो बच्चों ये वैल्यू होगी डेल V की और ये वैल्यू होगी डेल I की। समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है भाई, 2 बिंदु ले लिए मैंने, तो इन A और B के अकॉर्डिंग ये तो वोल्टेज में अंतर हो जाएगा इतना, और यहाँ ये धारा में अंतर हो जाएगा, तो एक त्रिभुज मान सकता हूँ। और फिर आप ये कहते हो कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा हो गई, ये 2 समांतर रेखा होगी, AC समांतर रेखा होगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ से मैं tan थीटा निकालूं, यानी वक्र की ढाल आ रही है, वक्र की ढाल आ रही है जो tan थीटा है, उस tan थीटा की वैल्यू देखूं तो ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ढाल या tan थीटा कह दो। इसका लंब कितना है बच्चों? इसका लंब है BC, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब मानते हैं और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण मानते हैं, और इस भुजा को हम आधार कहेंगे जिस पे दोनों एंगल टिके हुए हैं। तो लंब आधार बटे आधार, आधार हो जाएगा AC। तो ढाल आएगी इसकी, ढाल बराबर tan थीटा बराबर BC की वैल्यू कितनी है? डेल I, और AC की वैल्यू कितनी है? डेल V। ठीक है, ये ढाल आ चुकी है, समझ गए बात मेरी? तो ढाल बराबर ये लिख दूं, tan थीटा बराबर डेल I बटे डेल V। अब आप कहते हो कि सर V बटे I R होता है, V बटे I R होता है, यहाँ डेल लगा है तो डेल मतलब परिवर्तन के लिए, 2 बिंदुओं के बीच में परिवर्तन आया तो डेल लगा दिया। सिंगल पॉइंट आता है तो V लिख दो और धारा को I लिख दो, और किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में डिफरेंट की बात आती है, अंतर की बात आती है, तो वोल्टेज के अंतर को डेल V लिख दिया और धारा के अंतर को डेल I लिख दिया। तो V बट्टे I R होता है, जबकि यहाँ क्या है? I बट्टे V आया है, इसका मतलब ये 1/R आ गया। नहीं समझे क्या बात मेरी? V बट्टे I R होता है तो I बट्टे V किसके होगा? 1/R के। तो एक यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलता है, वो ये है कि ये जो वक्र मैंने बनाया है, ठीक है, कौन सा वक्र है? VI वक्र, VI वक्र, VI वक्र, यहाँ लिख दे, VI वक्र का ढाल, VI वक्र का ढाल, ठीक है, VI वक्र का ढाल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, यानी VI वक्र का ये जो ढाल आया है, ये ढाल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। समझ गए बात मेरी? ये चीज़ काफ़ी बार इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया था,
तो आप ये मत सोचना कि सर ये चीज़ें तो आती हैं कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। अपने और कॉन्फिडेंस में कई बार मार खाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार परीक्षा में, ग्राफ पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसमें ऐसे ही वैल्यू दी गई थी, ठीक है, ए बिंदु लिखा था, बी लिखा था, सी लिखा था, ग्राफ बनाया हुआ था। आप देख लेना पुराने पेपर में, ठीक है, बोर्ड का पुराना पेपर उठा के देखोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस प्रकार का। और उस ग्राफ में वैल्यू भी लिखी हुई थी यहाँ पर, जैसे 5, 10, 15, 20, इधर 1, 2, 3, 4, ग्राफ में पैमाना लिखा हुआ था। और आपको प्रतिरोध निकालना पूछा था कि प्रतिरोध निकाल कर बताइए। तो बहुत सिंपल था कि जिस बिंदु पर भी पूछा है, ए पर पूछे तो निकाल दो, बी पर पूछे, अगर मैं आपको कह दूं अब यहाँ पर कि ए पर वोल्टेज इतनी है यहाँ पर और धारा इतनी है, बी पर वोल्टेज इतनी है और धारा इतनी है, तो आप प्रतिरोध नहीं निकाल सकते क्या? वोल्टेज में धारा का भाग लगा दो, प्रतिरोध आ जाएगा। बी पर वोल्टेज है और उसमें जो धारा है उसका भाग लगा दो, बी पर प्रतिरोध आ जाएगा। और सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, इसका मतलब बिंदु ए पर जो प्रतिरोध है वही बिंदु बी पर आएगा, ठीक है। इसलिए सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, समानुपाती नियतांक है, नियतांक है, कांस्टेंट है, इसलिए अनुपात है ना इन दोनों का, अनुपातिक नियतांक इसीलिए कहते हैं, इनका अनुपात नियत रहेगा। चाहे आप किसी भी बिंदु पर, इस सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर आप ये अनुपात निकाल के देखो, आर का मान आपको नियत मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रतिरोध के बारे में तो हम कहते हैं, प्रतिरोध की आर की बात चल रही है, तो इसका मात्रक मैं अगर चर्चा में लूँ तो बच्चों इसका मात्रक होगा, देखो वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, विभव का वोल्ट हो गया, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है। क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर होता है, लेकिन इसको हम ओम भी कहते हैं, ओम, ठीक है, क्योंकि एसआई पद्धति में इनमें मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है, लेकिन ओम के सम्मान के अनुसार ओम को सम्मान देने के लिए इनके नाम से ही इसका मात्रक रख दिया गया ओम, ठीक है। और कई बार एक ओम की परिभाषा पूछी जाए तो कैसे लिखोगे? एक ओम अगर पूछे, ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये ओम का सिंबल होता है, तो एक ओम बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, ठीक है। ये फिजिक्स में परिभाषा देने का एक प्रकार से तरीका होता है कि एक एक मानकर हम परिभाषा दे सकते हैं। ये सिंबल होता है इसका, 1 ओम बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। अब परिभाषा कैसे बनाओ इसकी कि चालक के सिरों के मध्य अगर 1 वोल्ट विभवांतर लगा दें, ठीक है, किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, 1 वोल्ट का विभव लगा दिया, विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। 1 वोल्टेज लगाई है और धारा कितनी बह रही है? 1 एम्पियर, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये 1 ओम की परिभाषा है, ठीक है। विमा मैंने इसकी निकालनी बताई थी, और फिर भी निकालना चाहते हो तो बिल्कुल निकाल सकते हो। वोल्ट बराबर जूल बटे कुलाम होता है, ठीक है, 5वां फॉर्मूला होता है, अपने पहले वीडियो में बताया था मैंने आपको। विमा के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। विमा के लिए मैंने आपको शुरुआत में एक वीडियो दे दिया है, उस वीडियो में टोटल फिजिक्स की विमाएँ आप कंप्लीट कर सकते हो। तो 5वां फॉर्मूला है वोल्ट बराबर जूल बट्टे कुलाम, और एम्पियर के लिए ए लिखते ही हैं। जूल कार्य की विमा है, कुलाम एम्पियर गुणा सेकंड होता है। इसकी विमा निकाल कर देखना, हालांकि मैंने पहले वीडियो में निकाल कर भी बताई थी आप लोगों को, एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पर प्रतिरोध की विमा भी निकाल कर बताई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल ओम के नियम की चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे का जो पॉइंट है वो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में वो ऐड नहीं करूँगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो में तैयार करूँगा, क्योंकि फिर अपना टोटल वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपलोडिंग में थोड़ी समस्या आती है बड़े वीडियो में, इसलिए मैं आज का ये वीडियो थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ। तो इसमें आज हमने ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम का स्टेटमेंट पढ़ा है, क्या होता है, कैसे ये संबंध रखता है, और ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ होता है ओम के नियम का। जो भी डिवाइस, जो भी युक्ति इस प्रकार के ग्राफ की पालना करती है वोल्टेज और धारा के बीच में,
वो ओमीय युक्ति कहलाएगी, ओम के नियम की पालना करेगी। इस ग्राफ की ढाल निकाली। ढाल क्या होती है? टेन थीटा को ढाल कहते हैं। जिस एंगल पे ग्राफ झुका हुआ है उसकी टेन वैल्यू ढाल कहलाती है। ढाल लंब बटे आधार से ढाल निकाला तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर आती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसकी परिभाषा हमने इस प्रकार क्लियर कर सकते हैं कि 1 वोल्ट की अगर वोल्टेज लगा रहे हैं किसी चालक के ऊपर और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम माना जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम ओम के नियम को प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन वीडियो को तैयार करें तसल्ली से और इनके नोट्स मेंटेन करें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।